फ्लैट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, एक और चीज आपकी साइड बाय साइड हो रही होती है, लाइक इसके साथ साथ एक और चीज आपकी साइड बाय साइड हो रही होगी, वो आपका क्या हो रहा होगा कि आपके जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं एक्सटर्नल वाले, वो भी आपके हो रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो याद रखना, उससे भी क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है या आपकी जो थोरैसिक कैविटी होती है वो आउटवर्ड और अपवर्ड ग्रो करती है, वो आउटवर्ड और अपवर्ड आपकी ग्रो करेगी, ठीक है, पुल करेगी, इट विल बी पुल टुवर्ड्स द आउटवर्ड एंड अपवर्ड। तो जब आपके दोनों चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो प्लीज याद रखना, इसकी वजह से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका थोरैसिक कैविटी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी साइज में, देयर विल बी इंक्रीज इन द थोरैसिक कैविटी। अब आप मुझे एक बात यहाँ पे बताइए, अगर आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो क्या जो एयर प्रेशर है लंग्स में वो इंक्रीज होगा या कम होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। डिक्रीज। हाँ जी, बिल्कुल सी बात है, मेरा जो एयर प्रेशर मेरा लंग्स के अंदर वो मेरा यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। सो एयर प्रेशर इन द लंग्स इज गोइंग टू डिक्रीज। जब मेरी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होती है तो एयर प्रेशर मेरे लंग्स के अंदर मेरा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मेरा एयर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो याद रखना, बाहर के एटमॉस्फेयर में आपका एयर प्रेशर काफी ज्यादा होगा, तो वहां से एयर फटाफट दौड़ के आपके लंग्स के अंदर आ जाएंगे और उस तरीके से आपका यहाँ पे इंस्पिरेशन होगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द इंस्पिरेशन। उसी तरीके से आपका होता है एक्सपिरेशन, विच इज अ पैसिव प्रोसेस। याद रखना, एक्सपिरेशन आपका एक बड़ा ही सिंपल सा आपका एक पैसिव प्रोसेस है। उसमें क्या होता है आपका देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल वाले, वो सारे के सारे हो जाएंगे रिलैक्स। ये सब के सब यहाँ पे हो जाएंगे रिलैक्स। जैसे मेरा डायफ्राम रिलैक्स होता है तो कैसा शेप बनाएगा, आर्क शेप बनाएगा या फ्लैट हो जाएगा? आर्क शेप। बिल्कुल सही, वो मेरा यहाँ पे आर्क शेप मुझे यहाँ पे बना देगा। जैसे मेरा यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स होता है, इट विल फॉर्म द आर्क शेप। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, नाउ यू विल फाइंड कि आपकी थोरैसिक कैविटी आपकी होती है डिक्रीज। जैसे ही आपके दोनों के दोनों मसल्स आपके रिलैक्स करते हैं, व्हाट विल हैपन, आपकी थोरैसिक कैविटी आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे मेरे थोरैसिक कैविटी यहाँ पे डिक्रीज हुई तो याद रखना, आपका एयर प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग इशिता, गुड इवनिंग। आपका जो एयर प्रेशर बेटा होगा लंग्स के अंदर वो आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, अगर मेरा एयर प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग एक्सपिरेशन तो अब क्या होगा? सर एयर एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर जो है वो लो होगा। हाँ जी, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर आपका लो होता है तो आपकी सारी की सारी एयर आपकी बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल आपकी लंग्स आपकी बाहर निकलेगी। दैट इज माय एक्सपिरेशन। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर, ठीक है। और जो लोग अभी भी ज्वाइन किए, लाइक इशिता, कौन कौन ज्वाइन किया देख ले यहाँ पे। इशिता कुमारी गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, हु एल्स हैज जॉइंड इन, हमारी कृतिका समृद्धि तो आ चुके थे पहले ही, स्नेहा, हाय स्नेहा गुड इवनिंग। सो या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग अभी भी ज्वाइन किए, एंड वंशिका एज वेल, वंशिका या गुड इवनिंग। सो चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या देखना है। तो ये चीज तो हम देख चुके थे, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड देन इसके ऊपर हम लोग आगे से थोड़ा कुछ नया ऐड करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी फ्यू न्यू थिंग्स ओवर हियर। तो पहले मैं आपके सामने ये पिक्चर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको ये सब समझ आए। तो ब्रीदिंग में होता है आपका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। सो याद रखना, इंस्पिरेशन के दौरान आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, आपका डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उससे क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, उसके साथ साथ आपका इंटरकोस्टल मसल भी आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है तो आपका थोरैसिक कैविटी आपका इंक्रीज होगा। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो, तो थोरैसिक कैविटी आपका यहाँ पे होता है इंक्रीज। अब जब आप रिलैक्स कर रहे हो, जब आपका एक्सपिरेशन हो रहा है तो याद रखना सब चीजें रिलैक्स हो जाती है। डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है आपके यहाँ पे, आपके इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं तो आपका थोरैसिक कैविटी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग जानते हैं। देख लेते हैं, इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इन, आपकी एयर को हम अंदर लेते हैं, हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। क्या होता है, आपका एयर आपका आता है एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर भागते हुए आपका अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपिरेशन होता है, प्रोसेस बाय विच एलुलर एयर इज फ्रॉम द लंग्स इज रिलीज इन द इज कॉल्ड एज माय एक्सपिरेशन। जो भी आपका अंदर के अंदर एयर होता है उसको हम बाहर रिलीज करते हैं, उसे हम कहते हैं आप एज अ एक्सपिरेशन। सो याद रखना इसके अंदर इज अ पैसिव प्रोसेस, ये आपका बिल्कुल ही आपका सिंपल सा पैसिव प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है। इट अकर्स ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ माय डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे
वो आप यहाँ पे करते हैं रिलैक्स, और जैसे वो रिलैक्स करेंगे आपका थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा एंड देन आपका एयर प्रेशर लंग्स में बढ़ता है और पूरी की पूरी एयर आपके यहाँ पे बाहर निकल जाती है. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. तो इस पिक्चर को एक बार यहाँ पे देख लो. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट. इसके से क्या होता है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, आपके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. सो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड थोरेसिक प्रेशर डिक्रीजेस. सो एयर प्रेशर की बात कर रहे हो लोग यहाँ पे कि थोरेसिक प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होता है, जिसे आप इवन कह सकते हो एज अ आपका लंग्स एक्सपांड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज. सो वॉल्यूम आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा, लंग एक्सपांड होंगे, लेकिन इसके अंदर जो प्रेशर है जिसे हम इवन कहते हैं एज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये आपका यहाँ पे डिक्रीज होता है. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो आपका प्रेशर होगा लंग्स के अंदर वो आपके यहाँ पे डिक्रीज होगा. ठीक है. अब जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हुआ तो बाहर से एयर आपकी फटाफट लंग्स के अंदर आ जाएगी. सो मूवमेंट ऑफ एयर हमेशा आपका होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो जैसे लंग्स के अंदर प्रेशर आपका कम होगा तो आपकी एयर जो बाहर है वो आपकी फटाफट दौड़ दौड़ के आपके अंदर आ जाएगी एंड एयर मूव्स आउट फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स. तो ये बात आपको याद रखनी, ये चीज हम ऑलरेडी कल के क्लास में लोग देख चुके हैं, राइट. वैसे ही आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे हो रहा है. क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं. जैसे रिलैक्स करते हैं तो थोरैक्स रीगेन्स द ओरिजिनल पोजीशन. थोरैक्स आपका वापस स्मॉल हो जाएगा, यहाँ पे थोरैसिक कैविटी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो एयर प्रेशर है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है. सो पल्मोनरी वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज बट आपका जो एयर प्रेशर यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन याद रखना इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. सो यू हैव अ एयर प्रेशर जो आपका लंग्स में होगा, एयर प्रेशर इन द लंग्स इज गोइंग टू इंक्रीज. अब जैसे मेरा एयर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी एयर है लंग्स के अंदर वो सारी आपकी बाहर आ जाएगी वाया योर नोज. तो ये चीजें बेटा आपकी हो रही है और इसके थ्रू अपनी ब्रीदिंग आप अभी कर रहे हो. आप बैठे बैठे हुए सब लोग रिलैक्स करके आप जो ब्रीथ कर रहे हो यहाँ पे वो सब करते हुए लाइक ये जो आपकी ब्रीदिंग हो रही है आपके लंग्स के अंदर, आपके लंग्स के थ्रू, ये सब अभी इनके थ्रू ही हो रहा है. आपके अभी इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज योर डायफ्राम अभी आपका इन्वॉल्व है. सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जो भी ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर. तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास के अंदर. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे आता है. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट माय एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो याद रखना कि ये जो दो मेरे मसल है यहाँ पे, इनका नाम ध्यान से याद रखो, इनको मैं मार्क कर देता हूँ. एक है आपका यहाँ पे एब्डोमिनल मसल, दूसरा मेरा यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. अब ये जो दोनों मेरे मसल है ये कब अपना रोल प्ले करते हैं, तो याद रखना ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ये दोनों मसल जो मेरे होते हैं यहाँ पे दे कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. ये दोनों के दोनों मसल मेरे जहाँ पे होते हैं दे कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन ये अपना काम कब करेंगे, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो तब. जब आप फोर्सफुली आप सांस को बाहर फेंकते हो या जब आप फोर्सफुली ब्रीद आउट करते हो वो टाइम पे ये दोनों मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे. तो ये बात रखना, ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हो, राइट, फोर्सफुली जब आप एक्सपायर कर रहे हो, आप ज्यादा एयर को बाहर फेंक रहे होते हो फोर्सफुली, वो टाइम पे आपके दो मसल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. उनका नाम याद रखना, दैट इज माय एब्डोमिनल मसल. एक तो ये वाला, दूसरा मेरे यहाँ पे रहेगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो प्लीज ये बात कभी भूलना मत कि ये मसल मेरे कब इन्वॉल्व हो रहे हैं. दे आर ओनली इन्वॉल्व ड्यूरिंग माय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. देखो ना कई बार आपके टीवी पे कुछ योगा करने वाले जो लोग होते हैं वो फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे होते हैं एंड दे आल्सो टेल अदर पीपल कि ये करना चाहिए रोज सुबह उठ के. सो फोर्सफुल एक्सप्रेशन के दौरान याद रखना आपके ये दो मसल आपके इन्वॉल्व होंगे, एब्डोमिनल मसल एंड योर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो ये बात आपको एडिशनली यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है, क्या इतनी कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. कोई भी अगर चीज समझना है, कोई भी अगर मसला हो प्लीज बताएगा आप मुझे, तो मैं उसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगा. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम यहाँ पे कुछ अलग सीखेंगे. अब हम सीखेंगे कि आपका बेसिकली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई और ब्लड के बीच में कैसा होता है. तो वो चीज को हम यहाँ पे समझते हैं. तो यहाँ पे इस पिक्चर को आप बस फॉलो करिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पिक्चर ओवर हियर. सो समझे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरा यहाँ पे एक एल्वेलाई. सो लेट मी मेक एल्वेलाई ओवर हियर. समझो ये है मेरा एक सिंगल एल्वेलाई. ठीक है. अब एल्वेलाई के अंदर बनाऊंगा मेरा यहाँ पे एक एपिथेलियम. सो अज्यूम दैट एल्वेलाई के अंदर मेरा है यहाँ पे एक एपिथेलियम. अच्छा, वैसे कौन सा एपिथेलियम होता है एल्वेलाई के अंदर? Squamous. Squamous. हाँ जी, बहुत बढ़िया. सो यू विल हैव अ स्क्वैमस एपिथेलियम इनसाइड द एल्वेलाई. सो यहाँ पे समझ लो कि मेरे यहाँ पे एक
एलुलाई मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एंड दिस विल हैव द एपिथेलियम इनसाइड। अब ये जो एपिथेलियम आपका यहाँ पे है एलुलाई के अंदर, दिस एपिथेलियम इज माय एलुलार एपिथेलियम। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्क्वैमस। ये बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम ये है आपका, इसको एक और नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एज अ एल्वियोलार एपिथेलियम। एपिथेलियम, ठीक है। अब ये मेरा एलुलार एपिथेलियम है, इसके नीचे आपको मिलेगा हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप तो ये बात जानते हो ना कि एपिथेलियम के नीचे आपको मिलता है देखने के लिए आपका हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद करिए हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. जब भी आप एपिथेलियम की बात करते हो तो उसके नीचे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलती है, एंड दैट इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड दैट थिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन मेरे एलुलार एपिथेलियम का। सो इट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ माय एलुलार एपिथेलियम। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक ब्लड वेसल। लेट मी मेक अ ब्लड वेसल ओवर हियर। तो समझो ये है मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे बना दी, राइट। अब ब्लड वेसल और मेरे एलुलाई के बीच में एक स्पेस है यहाँ पे, यू हैव अ स्पेस इन बिटवीन, और उस स्पेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रही है, दैट स्पेस ओवर इज कॉल्ड एज माय इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है, कहाँ मिल रही है, तो आपको बोलना है ब्लड वेसल और मेरे एलुलाई के बीच में। ये मेरी ब्लड, ये जो येलो कलर की दो मैंने लाइन बनाई है आपके यहाँ पे, ये ब्लड वेसल है। समझ लो कि एक मेरी ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। अज्यूम कर लो कि मेरी एक ब्लड कैपिलरी, दिस इज माय ब्लड कैपिलरी। ये मैंने आपके सामने बना के रखा, दिस इज माय ब्लड कैपिलरी। याद रखना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई होता है एलुलाई के आसपास। Alveoli will have a very huge supply of your blood capillaries. So alveoli will always have a very good supply of your blood capillaries. ठीक है। So याद रखना alveolar epithelium, basement membrane, and then you have a interstitial space. अब उसके बाद पता है आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? उसके बाद आपको मिलेगा एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आपको यहाँ पे एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहेगी। आप बोलोगे कि सर एक और बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से आ रही है? तो आपकी जो ब्लड वेसल की जो वॉल होती है ना, उसके ऊपर भी, उसके पास भी आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखती है। उसके पास भी आपको यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखती है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ से आई? बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सिर्फ होती है आपके एपिथेलियम के नीचे। तो याद रखना यहाँ पे भी आपको एक एपिथेलियम मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपको एपिथेलियम मिलता है उसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। सो याद रखना ब्लड वेसल के अंदर भी आपको एक एपिथेलियम मिलेगा। सो ब्लड वेसल के अंदर भी आपको एक एपिथेलियम मिलता है। सो विद इन द ब्लड वेसल ऑल्सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियम, and that epithelium over here is called as my endothelium. ये जो ग्रीन कलर के मैं बॉक्सेस यहाँ बना रहा हूँ, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एंडोथेलियम। इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एंडोथेलियम। सो लेट मी राइट इट डाउन। कहाँ लिखे इसको? हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे। सो दिस, oh I write it down over here. So this is over here called as my endothelium. So endothelium अगर आपके सामने कभी टर्म आता है तो याद ना, इट इज द एपिथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। इट इज द एपिथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी की जो एपिथेलियम आपका होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। और एंडोथेलियम के पास भी खुद का यहाँ पे होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या रखना, एंडोथेलियम के पास भी खुद का यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको मिलेगा देखने के लिए। जो ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, इट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ माय एंडोथेलियम। ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ माय एंडोथेलियम। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द बेसमेंट membrane of your endothelium। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और इसे समझिए। हमने यहाँ पे बनाया हमारे यहाँ पे एल्वेओलाई। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्टिंग से। वी हैव द एल्वेओलाई ओवर हियर। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज माय एल्वेओलाई, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल्वेओलाई के अंदर आपका जो एपिथेलियम है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एल्वेओलार एपिथेलियम। उसके बाद आपको मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आपके एल्वेओलाई और ब्लड वेसल के बीच में आपको यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है। उस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद आपको वापस मिलेगा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा वो एंडोथेलियम का। सो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू कलर का जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, दैट्स अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ योर एंडोथेलियम, राइट। और उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे मेरा
एपिथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल, जिसका नाम होता है आपका यहाँ पे एज एंडोथेलियम। सो एंडोथेलियम और उसका ब्लड वेसल मुझे यहाँ, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये सब आपको मिलता है देखने के लिए, दिस इज व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं इन सब चीजों को लिखता हूँ, अगर मैं इन सब चीजों को यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, तो पहले आपका यहाँ पे आता है एल्वियोलार एपिथेलियम। फर्स्ट यू विल हैव द एल्वियोलार एपिथेलियम, ये सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे। सो यू हैव एल्वियोलार एपिथेलियम। सेकंड चीज आपकी क्या आती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेकंड चीज में आती है सो एल्वियोलार बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आई वुड राइट, ठीक है, तो मैं वैसे लिखता हूँ, आई कैन राइट इट एल्वियोलार एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपकी होगी सेकंड चीज यहाँ पे। फिर बीच में वो जो स्पेस था उसका नाम क्या था? Interstitial space. हाँ जी, राइट। देन यू हैव अ इंटरस्टिशियल स्पेस, थर्ड चीज मेरी यहाँ पे आती है, दैट इज माय इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके बाद वापस क्या आएगा? उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या देखी थी? Endothelium basement membrane. हाँ जी, वेरी गुड, एंडोथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो यू हैव एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन द लास्ट थिंग वाज Endothelium. एंडोथेलियम, बिल्कुल सही, द लास्ट थिंग वाज माय एंडोथेलियम। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे मिली थी देखने के लिए। So these are the few things I was able to see. ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिलती है देखने के लिए। अभी जो पांचों चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इन सबको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इन सबको हम कलेक्टिवली यहाँ पे एक नाम देंगे, इस पूरे रीजन को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यू कॉल हिम एज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इसको हम यहाँ पे कहते हैं। और जो आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे है, इसका जो साइज होता है वो आपका यहाँ पे रहेगा 0.2 mm। तो इसका जो साइज आपका यहाँ पे होता है 10 अराउंड 0.2 mm। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो आपकी यहाँ पे है, उसका साइज आपको मिलेगा यहाँ पे अराउंड 0.2 mm। ये इस चारों का जब मैं थिकनेस देखता हूँ ना, तो इसका जो थिकनेस यहाँ पे निकलता है अराउंड लाइक 0.2 mm। ये इसका यहाँ पे थिकनेस आपको निकल के आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं? तो आप ये बात समझिए कि आपके एल्वियोलाई के अंदर आपका यहाँ पे होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो एल्वियोलाई के अंदर आपके यहाँ पे होंगे आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जाना है आपके ब्लड वेसल के अंदर। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आपको जाना है आपके ब्लड वेसल के अंदर, और वहां पे जाने के लिए इनको पूरे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को यहाँ पे पास करना होगा। दे हैव टू क्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और तभी तो वो जा पाएंगे मेरे आपके ब्लड वेसल के अंदर। तो इसलिए हम इनके बारे में समझते हैं। तो याद रखना, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होगी वो आपकी, याद रखना, ये इसकी थिकनेस है। जो थिकनेस आपको यहाँ पे मिलती है वो आपकी रहती है अराउंड 0.2 mm। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और इसमें आपको ये 5 चीजें आपको मिलेगी देखने के लिए: एल्वियोलार एपिथेलियम, एल्वियोलार एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल स्पेस, एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। ये 5 चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर। और इनको पास करके, इनको क्रॉस करके ही आपका ऑक्सीजन जो यहाँ पे था, आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे था, इसको इन सबको क्रॉस करके वो आ सकता है आपके ब्लड वेसल के अंदर। इन सबको क्रॉस करके आपका ऑक्सीजन ट्रेवल करके आपका ब्लड वेसल के अंदर आ सकता है। सो ऑक्सीजन को इन सबको बाईपास करना पड़ता है वहां पे पहुंचने के लिए इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है। एक और चीज याद रख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन वहां से यहाँ पे आएगा, और ब्लड वेसल में से जो आपका CO2 होता है उसको भी तो हमें भेजना है एल्वियोलाई के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका CO2 होगा उसको भी हमें भेजना पड़ेगा। सो CO2 आपका जो यहाँ पे होता है इसको भी हमें यहाँ पे भेजना पड़ता है। सो CO2 भी भेजने के लिए उन्हें भी ये सारी मेम्ब्रेन को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो ये सारे पूरे मेम्ब्रेन को यहाँ से पास कर करके CO2 एंटर करेगा मेरे एल्वियोलाई के अंदर। तो ये बात, इतनी बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। क्या इतनी चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को हमें क्रॉस करना है, CO2 को O2 को क्रॉस करना है, और उससे थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका यहाँ पे होगा। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, या इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखने की, क्या क्या सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा एंड व्हाट दे आर नोन फॉर। तो इतनी चीज तो हमने यहाँ पे देख ली। अब इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं। सी, ये सब आप इग्नोर कर, ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं बाद में। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। So exchange of gases, gaseous exchange occur between the alveoli and the blood and the tissue. In case में आपका होता है आपका gaseous exchange, ठीक है। Alveoli are the primary site of gas exchange
O2 and CO2 आर एक्सचेंज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। O2 and CO2 को हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं वाया योर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम उन्हें यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये स्लाइड को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, ये स्लाइड की तरफ हमें यहाँ पे अटेंशन देना है। इट अकर्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है? इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द टिश्यू और लंग्स के अंदर आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हियर इन दिस साइट्स द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। याद रखना, जो भी आपका O2 या CO2 हम यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, इट इज ऑल हैपनिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनका यहाँ पे एक्सचेंज आपका यहाँ पे किया जाएगा। अब कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं? लेट्स ट्राई टू सी दैट कि कौन से फैक्टर मेरे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को यहाँ पे अफेक्ट करेंगे। तो एक तो होता है प्रेशर, कितना प्रेशर है मेरे ऑक्सीजन या CO2 का। आप ये बात हमेशा से जानते हो बेटा, हमेशा आपके एयर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर टू लोअर प्रेशर, या सेम चीज मैं कह सकता हूँ गैसेस के लिए, आपके प्रेशर का जो प्रेशर हाई होगा वहां से आपका जाएगा टुवर्ड्स द लोअर साइड। सो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आपके गैसेस का मूवमेंट होता है। सो प्रेशर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। कुछ गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती है कंपेयर टू द अदर गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपका जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज 20 times more solubility than oxygen molecules। तो देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इजीली आपका बाईपास होके जा सकता है आपके दूसरे ब्लड वेसल के अंदर, या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज इट हैज अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो आपके CO2 की जो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे होती है वो आपकी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू माय O2। ये काफी आसानी से आपका ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो ये भी मैटर करता है। देन होता है आपका थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो हमने देखा था, हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थी उसका थिकनेस कितना था? 0.2 mm। हाँ जी, 0.2 mm, ये हम देख चुके हैं। सो दैट वाज द थिकनेस ऑफ माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, राइट। एंड सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, कितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना आसानी से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होता है। याद रखना, एल्वेलाई होने का फायदा यही है दैट एल्वेलाई टेंड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। एल्वेलाई के अंदर आपको काफी अच्छा सरफेस एरिया आपको मिल जाता है, उसके वजह से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर है बेटा, ये फैक्टर काफी कंट्रोल करते हैं कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होगा, कितना होगा, कितने हद तक होगा। ये फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। प्रेशर मैटर करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैटर करता है, थिकनेस मैटर करता है, और इवन द सरफेस एरिया आपका यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, क्या इतने पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir। Yes sir। ठीक है। Yes sir। कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो इसके अंदर तो प्लीज बता दीजिएगा कि दिक्कत आ रही है, सर दिक्कत आ रही है, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ये तो चलो हमने यहाँ पे देखा, अब मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज और बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपका हो रहा है इस तरीके से, आपने देख लिया कि आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलेगा, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी कि इसमें आपको ये सब चीजें मिलती है देखने के लिए। सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने बात करी कि CO2 की सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू माय ऑक्सीजन, काफी आपके यहाँ पे ज्यादा मिलेगी आपको देखने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपके एल्वेलाई के अंदर आपको थिन लेयर मिलती है एक चीज की, जिसके वजह से आपका एल्वेलाई कोलैप्स नहीं करता, उसका नाम क्या होता है? लेसिथिन। राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेसिथिन की आपको थिन लेयर मिलती है एल्वेलाई के अंदर, जिसकी वजह से आपका एल्वेलाई कभी भी आपका कोलैप्स नहीं करेगा। चलिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल। अब वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between alveoli and blood vessel या ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, एनीथिंग यू रिमेंबर दैट। तो चलिए ये हम यहाँ पे समझते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। समझो बनाते हैं, हमारा यहाँ पे एक एल्वेलाई हम लोग यहाँ बनाते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे हमारा यहाँ पे एल्वेलाई। ठीक है, और यहाँ पे बताता हूँ मैं मेरे यहाँ पे ब्लड कैपिलरी। समझो ये मेरे यहाँ पे ब्लड कैपिलरी, राइट। अब एक चीज रखना कि आपको ब्लड आ कहाँ से रहा है। मेरा ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो मेरा ब्लड यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, और इस डायरेक्शन में यह मेरा फ्लो करेगा। सो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन
इस डायरेक्शन फ्लो का, और यहाँ से वो फिर वापस निकल आएगा। और आप पता है एक बात आप जानते हो, आपका ब्लड लंग्स की तरफ भेजा जाता है फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से आपका ब्लड भेजा जाता है आपके लंग्स की तरफ, और वही ब्लड को आप वापस लेके आते हो हार्ट के अंदर, फिर वो हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी भेजा जाएगा। तो जो मेरा ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ, ये मेरा एल्वेलाई है, दिस इज माय एल्वेलाई, और जो मेरा ब्लड यहाँ पे भेजा जा रहा है, जो मेरा ब्लड यहाँ पे लंग्स की तरफ भेजा जा रहा है, ये ब्लड मेरा यहाँ पे होगा एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस ब्लड इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतनी बात है ना कि जो ब्लड मेरा आ रहा है मेरे लंग्स के पास, दिस इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो मेरा ब्लड यहाँ से बाहर निकल, मतलब लंग्स के पास आया, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल रहा है, मतलब आगे जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा ब्लड होगा यहाँ पे, दिस ब्लड ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप अगर सोचो कि सर यहाँ पे ये क्या हो गया, अभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कैसे हो गया, अगर आप ये सोचो तो देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। सी, अगर अब हम यहाँ पे थोड़ा इसको आराम से समझते हैं, देखो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो यहाँ पे एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपका जो यहाँ पे होता है वो आपका रहेगा अराउंड 104 mmHg, दैट्स अ यूनिट, दैट्स अ मर्क्यूरिक प्रेशर। सो इतना आपका रहेगा यहाँ पे प्रेशर ऑफ माय O2, कितना रहेगा 104 mmHg, राइट। आपका पार्शियल प्रेशर जो CO2 का यहाँ पे होता है वो आपका रहेगा काफी कम, CO2 का प्रेशर आपका यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे अराउंड 40 mmHg, दैट इज द प्रेशर ऑफ माय CO2। तो ये बात याद रखना कि O2 का कितना है और CO2 का आपको यहाँ पे कितना है, राइट। सो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा और CO2 का रहेगा हमेशा कम। अब ये बात मेरी ध्यान से देखो कि जब मेरा ब्लड आ रहा है लंग्स के तरफ, जब मेरा ब्लड लंग्स की तरफ आ रहा है, जब मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा आ रहा है लंग्स की तरफ, तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होता है वो याद रखना। तो जब पार्शियल प्रेशर आप इसका देखोगे ऑफ माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is going to be around 40 mmHg and the partial pressure of your CO2 will be around 45 mmHg। तो ये मुझे मिलेगा मेरा पार्शियल प्रेशर इन माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो जब मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, सो इसके अंदर आपको इतना प्रेशर आपको मिलता है O2 का और CO2 का, ठीक है। तो अब ये बात मेरे ध्यान से समझिए कि जब मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो आपका CO2 का लेवल यहाँ पे काफी ज्यादा है, बिकॉज इट्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंपेयर टू माय एल्वेलाई, एल्वेलाई के कंपेयर में। और जो मेरा जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरा यहाँ पे, सॉरी, जो मेरा जो एल्वेलाई है उसके अंदर O2 का लेवल काफी ज्यादा है कंपेयर टू माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. बेटा सबको समझ आना चाहिए, नहीं आ रहा तो बता देना अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा ना एल्वेलाई के अंदर, ये आपका निकल के जाएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर। तो यहाँ पे जितना भी आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ये लगे 104 mmHg वाला जितना भी ऑक्सीजन आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने के लिए आपको यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे होता है कि देखो, गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम योर हायर टू लोअर प्रेशर। हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पार्शियल प्रेशर होगा मेरे O2 का, ये मेरे ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 40, O2 का यहाँ पे रहेगा 40 जितना, और वो जो CO2 मेरा यहाँ पे रहेगा वो भी लिख देता हूँ, मेरा पार्शियल ऑफ CO2 इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक गोइंग टू बी अराउंड योर 45 mmHg, राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, तो यहाँ से मेरा ऑक्सीजन पहले भेजा जाएगा। सो ऑक्सीजन फ्रॉम हियर, ऑक्सीजन मेरा जो यहाँ पे होगा इसको हम भेजेंगे टुवर्ड्स माय ब्लड वेसल, तो मेरा ऑक्सीजन आ जाएगा मेरे ब्लड वेसल के अंदर। उसी तरीके से जो आपका CO2 है यहाँ पे, उस CO2 को आप भेजोगे आपका इस लेडर में एरिया में, तो CO2 आपका मूव करेगा आपके एल्वेलाई के अंदर, क्योंकि देखो मूवमेंट कैसा होता है आपका हमेशा फ्रॉम द हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ट्रेवल करके आ रहा है इनटू योर ब्लड वेसल, और CO2 जो आपका यहाँ पे है वो आपका ट्रेवल कर रहा है इनटू योर एल्वेलाई। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी कि O2 आपका आएगा ब्लड वेसल के अंदर और CO2 आपका जाएगा आपके एल्वेलाई के अंदर। यहाँ पे आपका हुआ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब जब आपने ये एक्सचेंज कर लिया, जब आपने O2 को आप लेके आ गए ब्लड के अंदर, तो अब मेरा ब्लड हो जाता है यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही मेरा O2 बेटा आ गया मेरे ब्लड वेसल के अंदर, तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा एज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब जैसे मेरा ये ब्लड ऑक्सीजन रिच हो गया तो इसका जो प्रेशर है O2 का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो याद रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो प्रेशर होता है वो आपका अलग होता है। सो यहाँ पे अब आपका पार्शियल प्रेशर जो आपका होगा O2 का होगा दैट विल बी अराउंड 95 mmHg और यहाँ पे CO2 का लेवल हो जाएगा कम। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी अराउंड 40 mmHg। तो CO2 का लेवल मेरे यहाँ पे कम हो चुका है अभी यहाँ पे, क्योंकि CO2 हमने भेज दिए एल्यूलाई के अंदर, और O2 का लेवल काफी बढ़ चुका है क्योंकि हमने O2 के मॉलिक्यूल्स हमने वहां से यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जब मेरा ब्लड लंग से बाहर निकल रहा होता है, राइट, यहाँ से बाहर निकल रहा है, लंग से अब आ रहा है वापस से हार्ट की तरफ, सो दैट इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर आपको इस लेवल के अंदर आपको O2 और CO2 मिलेगा आपको देखने के लिए। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी, देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपका ब्लड पहले आया लंग्स की तरफ, जब लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा था तो दैट वाज माय डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो इसके अंदर क्या था, O2 का लेवल काफी कम था 40 mmHg और CO2 का लेवल काफी ज्यादा था उसके कंपेयर में 45 mmHg। ठीक है, उसी दौरान आपके जो एलुलाई होते हैं, एलुलाई में याद रखना एलुलाई के अंदर जो O2 होता है वो काफी ज्यादा होता है 104 mmHg और CO2 जो होता है आपका उसके अंदर काफी कम होता है 40 mmHg। हमेशा गैसेस का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। तो इससे क्या होगा, O2 आपका आ जाएगा एलुलाई से आ जाएगा आपके ब्लड वेसल के अंदर, और जो CO2 होगा वो आपके ब्लड वेसल से आ जाएगा आपके एलुलाई के अंदर। तो यहाँ पे आपने अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे आपने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, अब आपका ब्लड जब यहाँ से आगे बढ़ता है, सो इट हैज बिकम माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर आप काफी ज्यादा ऑक्सीजन आ चुका है, सो दैट्स माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है, देन यू विल फाइंड कि आपका जो O2 का अमाउंट यहाँ पे है आपका दैट इज माय 95 mmHg, बढ़ चुका है वो क्योंकि ऑक्सीजन मिल चुका है ना ब्लड को, एंड CO2 का अमाउंट काफी कम हो चुका है, इट इज नाउ 40 mmHg, क्योंकि CO2 जो हमें भेजना था हमने यहाँ पे भेज दिया। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड वेसल। सो एल्वेलाई और ब्लड वेसल में कैसे आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो चीज हमने यहाँ पे देखी है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, दैट्स अ ए पार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू। सो अब हम समझते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट, that is my exchange of gases. B part is my to understand my exchange of gases. Exchange of gases between blood vessel या capillary vessels and your tissue. देखिए बेटा, एक बात याद रखिए कि आपके ब्लड का काम ये होता है कि वो सारी टिश्यूज तक पहुंचे और उसे ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो जब आपका हार्ट में, जब आपका ब्लड पंप किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, तो ब्लड के अंदर आपका होता है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन आपके सारी टिश्यू में प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो ब्रेन हो, लिवर हो, किडनी हो, हर जगह ये ब्लड आपका पहुंचाया जाता है ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके टिश्यू तक पहुंचे और टिश्यू से यूज कर पाए। तो वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे। तो अज्यूम करते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे मेरा टिश्यू, अज्यूम करते हैं कि मेरा यहाँ पे एक मैं टिश्यू बनाता हूँ। लेट्स से आई मेक अ टिश्यू, ये एक यहाँ पे टिश्यू है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ माय टिश्यू ओवर हियर। अब याद रखना टिश्यू के अंदर अगर आप देखोगे, सो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम रहता है। एक टिश्यू के अंदर जनरली अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी लेस। सो अगर इसका देखता हूँ मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, सो दैट विल बी रफली अराउंड 40 mmHg, राइट। सो दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ योर O2 इन द टिश्यू। उसी तरीके से अगर मैं पार्शियल प्रेशर देखता हूँ मेरे CO2 का, तो भी कुछ खास नहीं होता, वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होता है, बल्कि दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 45 mmHg। याद रखना एक टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा होता है क्योंकि टिश्यू हमेशा कर रहा होता है ना, आपका क्रेब्स साइकिल कर रहा होता है वहां पे, हर एक टिश्यू के अंदर सेल्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता ही रहता है, तो इसलिए उनके अंदर CO2 का लेवल थोड़ा रहता है वहां पे ज्यादा। तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब आपके यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एक ब्लड कैपिलरी। सो लेट्स मेक वन ब्लड कैपिलरी ओवर हियर। सो समझो यहाँ पे मेरे एक बनाते हैं हम लोग एक ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब सोचो कि मेरा ब्लड आ रहा है ऊपर से, मेरा ब्लड आ रहा है मेरा यहाँ पे ऊपर से आ रहा है। सो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन, कहीं से भी आए, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऊपर से मेरा यहाँ पे ब्लड आ रहा है। एंड ये जो ब्लड मेरा यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका जो ब्लड आ रहा है वो है मेरा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So the blood which is coming right now is my oxygenated blood. तो अब आप जानते हो,
अगर मेरा ब्लड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो ब्लड मेरा यहाँ पे आ रहा है, दिस ब्लड ओवर हियर जो मेरा यहाँ पे आ रहा है, दिस इज माय ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर ये मेरा एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरा यहाँ पे, तो आप बताइए कि इसके अंदर O2 का लेवल कितना होगा? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन दिस? 95 mmHg। हाँ जी, बिल्कुल सही। और CO2 का लेवल यहाँ पे कितना होगा? 40 mmHg। 40 mmHg, राइट। हाँ जी, तो मैं mmHg यहाँ पे लिख नहीं रहा, स्पेस कम इसलिए, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 95 और 40 आपको यहाँ पे मिलेगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब मेरा ब्लड यहाँ पे आता है, और जैसे मेरा ब्लड आता है मेरा टिश्यू के पास में, जैसे मेरा ब्लड यहाँ पे टिश्यू के पास में आता है, तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जितना भी आपका O2 है, जितना भी आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन आपका रहेगा यहाँ पे, व्हाट आर द ऑक्सीजन यू हैव ओवर हियर, दैट ऑक्सीजन नाउ विल बी सेंट टुवर्ड्स द टिश्यू। उस ऑक्सीजन को आप बोलोगे आपके टिश्यू के अंदर, और जो भी टिश्यू के अंदर आपका CO2 है, जो भी आपके टिश्यू के अंदर आपको CO2 यहाँ पे मिलेगा, व्हाट एवर द CO2 यू हैव इन द टिश्यू, उस CO2 को आप निकाल के आप भेज दोगे आपके ब्लड के अंदर। यही तो आप करना चाहते हो, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव है। जो भी आपका ऑक्सीजन है उसे आप भेज दो टिश्यू के अंदर, और जो भी आपका CO2 है उसे आप भेज दो आपके ब्लड के अंदर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यू हैव डन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू। तो जैसे ही आपने यहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज किया, अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपका बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड आपका आगे निकलेगा, निकलते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे, सो ब्लड अब आपको जो आगे वाले फ्लो में आपको मिलेगा यहाँ पे, दिस ब्लड विल बी माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब इस एरिया में जो मुझे यहाँ पे ब्लड मिलेगा, द ब्लड आई विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस ब्लड ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्यों बन गया मेरा डीऑक्सीडेटेड ब्लड? क्योंकि सारा O2 तो हमने एक्सचेंज कर लिया, दे दिया टिश्यू को, और टिश्यू हमने CO2 यहाँ पे ले लिया, सो नाउ इट हैज बिकम माय डीऑक्सीडेटेड ब्लड ओवर हियर। अब ये जो मेरे यहाँ पे ब्लड होगा, अब ये जो मेरे यहाँ पे ब्लड होगा, इसमें हम देखते हैं कि कितना होगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन PCO2 का एंड O2 का। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, तो मेरा जो पार्शियल प्रेशर होता है मेरे यहाँ पे O2 का, इफ आई ऑब्जर्व ओवर हियर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ओवर हियर इज गोइंग टू बी अराउंड 40 mmHg, एंड जो मेरा पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होता है मेरे CO2 का, वो यहाँ पे बढ़ चुका होगा, वो मेरा यहाँ पे होगा अराउंड 45 mmHg। और अब ये ब्लड मेरा ट्रेवल करके जाएगा मेरे हार्ट की तरफ, और हार्ट से फिर वापस जाएगा आपके लंग्स की तरफ। तो ये है मेरा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप यहाँ पे देख लो, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है, जो आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें भी सेम वैल्यू है जो हमने वहां पे लिखी है, इट हैज 40 mmHg एंड CO2 is going to be 45 mmHg। जैसे वो यहाँ पे आएगा, अगेन गैसेस एक्सचेंज होगा, और पूरा साइकिल वापस से आपका यहाँ पे चालू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलती है। तो ये जो हम इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन माय ब्लड वेसल एंड माय टिश्यूज। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, प्लीज ये बेटा वैल्यूज याद रखना, ये वैल्यूज आपके लिए याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आपके इन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड ही आ जाते हैं, या कई बार पूरा क्वेश्चन ही उनका लाइक वैल्यू बेस्ड ही होता है। तो वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा। डायरेक्ट अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछता है, अच्छा आप लोग मुझे डायरेक्टली बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एलुलाई के अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 104 mmHg. हाँ जी, बिल्कुल सी बात है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका एल्वेओलाई के अंदर, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होगा आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी योर 104 mmHg। ये आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे निकल आता है, बिल्कुल सही। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कोई कि क्या होता है, ये होगा मेरा O2 का, दिस फॉर माय O2, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे CO2 का मेरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? 45 mmHg. Right, 45 mmHg is the concentration of my CO2 in my, that will be seen in my deoxygenated blood। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, that is seen in my deoxygenated blood। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपका क्या लेवल होगा आपके O2 का, what is the concentration of O2 in my oxygenated blood के अंदर? 45. अरे 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 ऐसे कैसे? 95 पक्का सोच के बताओ। Yes sir. हाँ जी, 95 होगा बेटा। ऑक्सीडेंट ब्लड के अंदर आपका O2 का लेवल जो आपको मिलेगा यहाँ पे,
वो आपको ऑक्सीजन रिच है बेटा, ऑक्सीजन काफी ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, नाम से पता चल रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी हाई वैल्यू, 95 mmHg, दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन माय ऑक्सीडेटेड ब्लड। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या लेवल होता है आपके ऑक्सीजन का इन माय डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर, 40 mmHg। हाँ जी 40 mmHg, बिल्कुल सही। सो दिस विल बी माय 40 mmHg। सो दिस का वैल्यू आपका यहाँ पे रहेगा आपका। अगर अभी के अभी याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं आप लोगों ने, वो याद हो जाएगा आपको, कोई नहीं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा तो वो हो जाएगा याद। क्वेश्चन लगाएंगे ना हम लोग इसके, तो आपको वैसे भी वो सब चीजें याद हो जाएंगी। तो ये आपको बेटा यहाँ पे याद रखना, अगर आप इतना याद रख पाते हो सही से, देन आपको दैट मीन्स आपको ये समझ आ चुका है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका कैसे आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका यहाँ पे किया जा रहा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, जो हमारे बॉडी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है ये राइट। अभी भी हमारे ब्लड वेसल्स जा रहे ब्रेन की तरफ, ऑक्सीजन दे रहे, CO2 ले रहे, राइट, एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। ये सारे इवेंट्स आपके फिलहाल आपके बॉडी के अंदर किए जा रहे हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे कुछ स्लाइड्स देखते हैं ताकि आपको थोड़ा उससे और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ सके। सो ये तो हमने देख लिया, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस डिफ्यूजेस डाउनहिल, मतलब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, गैसेस जब कह रहे कि आपकी डाउनहिल जाती है, दैट मींस हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मूव करती है। पार्शियल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर P एंड अ सिंबल ऑफ द गैसेस एंड द सिंबल ऑफ द गैसेस। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 आपको यहाँ पे देख के रखा हुआ इन लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर। एटमॉस्फेरिक एयर का आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल के लिए, बट बाकी सब याद रखना। एलओआई का 104 रहता है एलओआई के अंदर, ऑक्सीजन का, CO2 का रहता है 40, डीऑक्सीडेटेड ब्लड का रहता है यहाँ पे 40 और CO2 का लेवल रहता है यहाँ पे आपको 45। ब्लड अगर आपका ऑक्सीजनेटेड हुआ देन आपका O2 का लेवल आपका रहेगा 95 एंड CO2 का आपका रहेगा यहाँ पे 40, एंड टिश्यू में भी आपका यहाँ पे देख के रखा हुआ है। सो दिस इज अ वैल्यू जो हमने अभी भी देखी थी, तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आपको ऐसे कोई स्पेशली बैठ कर रट्टा लगाना नहीं है, वो टाइम के साथ साथ आपको याद हो जाएगी, बस क्वेश्चन सॉल्व आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, देन तो ये भी हम देख लेते हैं, ये सब आप समझ सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एलुलाई इज मोर 104 mmHg एंड दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जिसमें काफी कम रहता है। सो ब्लड कैपिलरीज के अंदर काफी कम रहेगा 40 mmHg। सो क्या होगा, आपका जो O2 होगा इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरी। ये O2 आपका ब्लड कैपिलरी के अंदर काफी आसानी से आप यहाँ पे डिफ्यूज कर सकता है। देन आपका जो CO2 यहाँ पे होगा इन द डीऑक्सीडेटेड ब्लड इज मोर, ये आपका यहाँ पे काफी ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द एलुलाई ओवर हियर। सो CO2 डिफ्यूजेस इनटू द एलुलाई काफी आसानी से। तो जो हमने बेटा किया था वही चीज यहाँ पे देख के बताई हुई आप लोग को, यहाँ पे जो हमने किया था वो यहाँ पे आपको लिख के लिखा हुआ है। क्या ये एक स्लाइड आपको समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने किया था वही चीज हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है और कुछ नहीं, राइट। वही चीज हमने यहाँ पे, अच्छा ये देख लेते हैं आप यहाँ पे। A gas having high solubility diffuses as a faster rate than a gas having low solubility, जिसके अंदर solubility काफी ज्यादा होती है और काफी जल्दी आपके यहाँ पे डिफ्यूज करता है compared to my gas having the low solubility. So solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the CO2. ये बात मैंने मेंशन की थी आपके साथ कि CO2 की solubility काफी ज्यादा होती है compared to my oxygen molecule. So the amount of CO2 that can be diffused through diffusion membrane per unit difference is much in a partial pressure is much higher than that of the O2. तो सिंपली यहाँ पे ये लोग ये करें कि CO2 की आपकी solubility काफी ज्यादा होती है और इसलिए CO2 आपका काफी जल्दी से रैपिडली आपका डिफ्यूज कर सकता है टू द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन कंपेयर टू माय O2 मॉलिक्यूल्स। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है, वही बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, कुछ बहुत लाइक डिफिकल्ट नहीं है ये समझने के लिए, राइट। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ये भी हमने देख लिया। सो यू हैव अ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेओलाई, ये हमने देखा। देन उसका एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेओलार कैपिलरीज, राइट, एंड देन यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दोनों की आपको वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो एक नहीं है, दो बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपके वहाँ पे, राइट। तो ये 5 चीजें बेसिकली बेटा आपकी वहाँ पे होती है एंड दैट मेक्स योर द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं वहाँ पे एज अ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। So it is a surface where the gaseous exchange between the alveoli and the blood in the lungs takes place. So that is one thing. The diffusion membrane is of total thickness is less than the millimeter. ये बिल्कुल diffusion membrane की जो thickness होती है वो आपके यहाँ पे काफी कम होती है, जो हम जानते हैं it's going to be around 0.2 mm. So ये चीज हम यहाँ पे जानते हैं,
तो ये सब चीजें जो हमने आगे के क्लास में आगे के स्लाइड में देखी थी वही चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, राइट। अब एक काम करें, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पे हम लोग बना के देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व देम। तो पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, आपको हैंड रेस करना पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। इन मैन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम इनटू द लंग्स, ये कैसे आपका पास होता है आपका एयर। तो अपना हाथ रेस करेंगे आप लोग इसका आंसर देने के लिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताया पूछा ये है एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर एयर आपकी कैसे जाती है, देख लीजिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है। बताइए प्रिया, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन डी। प्रिया यहाँ पे कह रहे हैं आपका एज ऑप्शन डी एज अ करेक्ट आंसर, आप प्रिया हमें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों से पूछना होगा। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। पलक को भी ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पे। ओके, आई विल आस्क वन मोर पर्सन ओवर हियर। दीक्षा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन अगर मैं होता ना, मैं तो ऑप्शन सी कर रहा हूं, मैं ऑप्शन सी कर रहा हूं यहाँ पे। तो मुस्कान आप बताइए कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता करेक्ट आंसर? क्या है मेरी? सर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकाई डिवाइड करता है, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। ये बात आपने सही बोल दी है, तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। यस, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज यस ब्रोंकियोल्स आपके पहले आ रहे हैं, वो पहले नहीं आते, वो बाद में आते हैं। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। देन अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना आप इसे। द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन द मैमल्स आर गवर्न्ड बाय, आपकी जो लंग्स के अंदर जाके जो मूवमेंट हो रही होती है ब्रीदिंग के दौरान, इसको कौन कंट्रोल करता है? कौन सी चीजें होती है जो इसे कंट्रोल करती है? तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। जब आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, मैमल्स के जब ब्रीदिंग हो रहा है, तो कौन सी चीजें इसको कंट्रोल करती है? बताइए शालिनी, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन डी। शालिनी को यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे लग रहा है। सलम आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। और साक्षी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। हाँ जी, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर है। यू हैव बीएनसी, दैट इज योर डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन which actually help in the ventilation movement of the lungs in the mammals. So that is what they're known for. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. So that is one thing should be clear with. ठीक है? So yes, that is question number 15. Then select the correct event that occurred during the inspiration. इनमें से कौन से इवेंट आपके यहाँ पे हैं जो आपके होते हैं during inspiration के दौरान? आराम से देखिएगा. Take your time. Take your 1 minute and then try to tell me the answer. इनमें से कौन से इवेंट आपके होते हैं during your inspiration के दौरान? So please have a look over here and then try to tell me in this कि inspiration के दौरान इनमें से कौन से events आपके यहाँ पे होंगे, right? ओके, तो देखते कि लोगों, अच्छा अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया, ठीक है, देख लो, चेक करो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, बढ़िया है। शालिनी हैज रेज्ड हर हैंड। शालिनी बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन सी। ओके, Shalini has said option C as one of the answer. ठीक है, anyone else? प्रिया आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। प्रिया को यहाँ पे ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑलराइट। अंशिका? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, आई टेक वन मोर आंसर ओवर हियर, लेट्स टेक इट फ्रॉम दीक्षा। आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑलराइट, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो आप इतना तो कंफर्म है कि दो चीजें तो आपकी हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी आपका होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आपका हो जाता है। तो ये दो चीजें तो आपकी हो ही रही होती है ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन। अब फोर्थ चीज जो है आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज। ये गलत है। आपका डिक्रीज, मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। जब आप इंस्पिरेशन कर रहे होते हो बेटा, याद रखना, आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो आपका डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आप कई बार इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप इंस्पिरेशन कर रहे होते हो वो टाइम पे आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, जो आपके लंग्स से जो आपका प्रेशर होता है, वो आपका बेसिकली डिक्रीज होता है। और क्योंकि एयर प्रेशर लंग्स में डिक्रीज होता है, इसलिए तो बाहर से हवा दौड़ के अंदर आती है, इसलिए तो बाहर से हवा आपकी फटाफट आपके लंग्स के अंदर आ जाएगी। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 या क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 जो मेरा यहाँ पे गलत है, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। और पल्मोनरी वॉल्यूम, जो लंग्स के जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली इंक्रीज होता है, तो ये भी आपको अलग हो जाएगा। सो पल्मोनरी वॉल्यूम या लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, थोरेसिक कैविटी भी आपकी इंक्रीज होगी, और पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स का जो वॉल्यूम होगा वो भी आपका पे इंक्रीज होगा। और वो दौरान क्या होता है, आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एयर प्रेशर जो आप करेगा वहां पे, वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। क्या सबको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes, sir. वो जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राइट। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट हैंड रेज करिए, आंसर करिए, ताकि सब लोग फ्री हो जाए जल्द से जल्द। बताइए सलम, क्या होगा इसका आंसर? सलम जल्दी, सलम, सलम आपको जल्दी आंसर करना है इसका। सलम का माइक ऑलराइट, सलम के लिए ऑप्शन डी यहाँ पे। मुस्कान आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ओके, एंड प्रिया आपको? Option D. प्रिया डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है? So double. ठीक है, और प्रिया ये जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है उसके बीच में जो फ्लूइड मिलता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? Pleural fluid. और वो क्या करता है? Avoid friction. किसके बीच में? Lungs. लंग्स के बीच में या दो मेम्ब्रेन के बीच में, वो फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा। बिल्कुल सही। तो दैट इज व्हाट द प्लूरल फ्लूइड इज नोन फॉर। ठीक है बेटा, ये आपसे मुझे जानना था। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो अगर आप देखोगे आज की क्लास में, तो आज की क्लास में पता है हमने क्या किया? बेसिकली मेनली हमारे क्लास में दो चीजें सीखी है। एक तो हमने सीखा है यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वेलाई एंड ब्लड, एंड एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द टिश्यू। एक तो ये वाला पार्ट हमने आज सीखा है। उसके अलावा हमने बात की अबाउट माय दिस थिंग, वी हैव डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या होता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, आपके यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती है, ये पांचों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसका थिकनेस क्या होता है ये हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके साथ साथ क्या क्या फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेके, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी हैव ऑब्जर्व। तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो, समझ सकते हो, देन दैट्स वेरी गुड थिंग, राइट। सो इतनी चीजों को याद रखिएगा, ताकि जब भी हम लोग वापस से मिले, जो कि हम कल वापस मिलेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग पता है क्या करेंगे, विल डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम समझेंगे। तो कल से जो हम पढ़ेंगे, अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी भी, और जो हम कल भी देखेंगे, वो थोड़ा सा लाइक इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इन द सेंस आपको काफी चीजें समझ आएंगी। क्यों आप पानी में डुबकी लगाने के बाद, बाहर आने के बाद अपने आप ब्रीथ करने लगते हो? कभी नोटिस किया, जब आप पानी में जाते हो तैरने के लिए और जब आप पानी के बाहर निकलते हो, तो आपको अपने आप को बोलना नहीं पड़ता कि अब मुझे ब्रीथ करना है हैवीली। यू स्टार्ट ब्रीथिंग हैवीली ऑल बाय योरसेल्फ। एकदम से अपने आप तुम जोर जोर से ब्रीथ करना चालू करते हो। तो ऐसा क्यों होता है, वो सब हम लोग कल सीखेंगे। We'll understand everything over there tomorrow. ठीक है, so this is something should be clear to all of you. तो क्या यहाँ तक जो हमने क्लास में किया है, क्या आप सबको यहाँ पे समझ आ चुका है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so चलिए, very good. So that's it from my end. So in case if I share a question with you, then please solve करिएगा अगर मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ तो। और जितना आपको कराया गया उसको आप एक बार फिर अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, और कोई अगर चीज समझ नहीं आती, समझो एनसीईआरटी पढ़ते समय अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज रीच आउट टू मी सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग, राइट। सो ऑलराइट देन पीपल, चलिए फिर मिलते